नमस्कार साथियों, मेरा नाम शिवांक यादव है। स्वागत है आपका धर्मस्य मूलम अर्था सीरीज में। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि किस तरह उन अंतरराष्ट्रीय ताकतों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अपना निर्णय भारत की भोली भाली जनता पर थोप दिया था। नोटबंदी करवा के भारत को एक ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया गया था कि आज भारत के अंदर जो मंदी चल रही है, उस मंदी के अंदर भारत के सारे उद्योग धंधे खत्म होने की कगार पर हैं। छोटे व्यापारी धीरे धीरे करके खत्म होते जा रहे हैं। इससे आगे चल के होगा ये कि भारत के अंदर जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, इन मल्टीनेशनल कंपनियों की मनमानी पर रोक लगाने वाला एक भी व्यापारी जीवित नहीं बचेगा। आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि इकोनॉमिक हिटमैन किसे कहा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं 15वें एपिसोड की। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एडम लिखते हैं कि किसी भी राष्ट्र को गुलाम बनाने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि तलवार की धार से किसी देश को गुलाम बना लिया जाए, लेकिन एक दूसरा तरीका भी है जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक है, और वो है किसी देश को कर्ज के जाल में फंसाकर गुलाम बना लेना। सन 1947 से पहले जब इंग्लैंड के राजा किंग जॉर्ज 6 का शासन भारत पर था, तो उस समय अंग्रेजों ने भारतवासियों को तलवार की धार पर अपना गुलाम बना रखा था। मतलब कि भारत पर अंग्रेजों का शासन बिल्कुल प्रत्यक्ष था, आंखों से दिखाई देता था। लेकिन 1947 आते आते भारत में लगातार अंग्रेजी शासन का विरोध बहुत तेज होने लगा, जिससे अंग्रेज समझ गए कि अब डंडे के जोर पर वे भारतवासियों को लंबे समय तो गुलाम नहीं बना सकते। उन्होंने दूसरा तरीका ढूंढा और भारत को 99 साल के लीज पर यहां के लोगों को संभालने के लिए दे दिया। और कुछ साल बाद भारत पर शिकंजा कसके 1974 में पहली बार भारत को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF से कर्ज लेना पड़ा, जिसकी एवज में IMF ने कई शर्तें लगा दी। किसी भी देश को इस कर्ज के जाल से गुलाम बनाने की प्रक्रिया को विश्व प्रसिद्ध लेखक जॉन परकिंस ने अपनी किताब कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन में समझाया है। जॉन परकिंस पहले इन्हीं लोगों के लिए काम करते थे, लेकिन बाद में जब उन्हें यह समझ आया कि यह कितना गिरा हुआ और घिनौना काम है, तो जॉन ने इन लोगों के विरुद्ध लिखना शुरू कर दिया। जॉन अपनी किताब में बताते हैं कि पहले संसाधन संपन्न किसी देश को ढूंढा जाता है, फिर उसे विकास के नाम पर विश्व बैंक या IMF से एक बड़ा सा कर्ज दिलवा दिया जाता है। यह कर्ज का पैसा उस देश की जनता को नहीं दिया जाता, बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दिया जाता है, क्योंकि अगर यह पैसा जनता तक पहुंच गया तो लोग अपने उद्योग धंधे खोल लेंगे और समृद्ध हो जाएंगे। इसीलिए यह पैसा कंपनियों को दे दिया जाता है, ताकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां पूरे बाजार पर अपना कब्जा कर लें और पहले से चल रहे उद्योग धंधों को भी बंद करवा दें। यह कर्ज लेने वाला देश इन बैंकर्स के चंगुल में अपने आप को पूरी तरह फंसा हुआ तब पाता है जब उसे यह समझ आता है कि जो कर्ज उसने लिया था वो डॉलर में लिया था। इसीलिए अब उस कर्ज और उसके ब्याज को उसे डॉलर में ही चुकाना होगा। देश चारों तरफ से घिर जाता है। कर्ज लेने पर जो शर्तें लगाई जाती हैं, वो शर्तें इतनी खतरनाक होती हैं कि सरकारें कभी भी उन शर्तों को अपनी जनता को नहीं बताती। जैसे कि वर्ल्ड बैंक और IMF से कर्ज लेने की एक बहुत प्रसिद्ध शर्त यह होती है कि कर्ज लेने वाला देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करे, मतलब कि अपने पैसे की वैल्यू कम करे। इस शर्त को इसलिए लगाया जाता है ताकि उस देश के संसाधनों को सस्ते में लूटा जा सके। भारत ने जो कर्ज लिया है, उस ही की एवज में भारत के रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले कम करवाई जाती है, और बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे देश के संसाधनों से संपन्न राज्य जैसे उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ से सारे प्राकृतिक संसाधनों को कौड़ियों के भाव में ले जा रही हैं। इसी तरह की कुछ दूसरी शर्तों में फंसाकर FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उस देश में लाया जाता है, और एक एक करके उस देश के सरकारी संस्थानों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बेचने का दबाव बनाया जाता है। उस देश को यह भी कहा जाता है कि वह युद्ध में अमेरिका का साथ दे और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन
यानी कि नाटो या फिर अमेरिकी सेना के लिए मिलिट्री बेस अपने देश में बनाए। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यह भी दबाव बनाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में मतदान होने पर उनका साथ दें। अगर कोई देश इन शर्तों को नहीं मानता तो उन देशों के पास इकोनॉमिक हिटमैन को भेजा जाता है। जॉन पर्किंस जैसा हिटमैन सबसे पहले तो उस देश के नेता को भ्रष्ट करके आर्थिक साम्राज्य के अधीन रहकर उनके इशारों पर काम करने के लिए कहेगा। अगर कोई नेता फिर भी ना माने तो उसे मारने के लिए लोग भेजे जाते हैं। अगर नेता बच जाता है तो देश की सत्ता उखाड़ फेंकने के लिए जनता या फिर सेना से तख्ता पलट करा दिया जाता है। लेकिन अगर देश की जनता और सेना दोनों ही नेता के साथ हो तो उस देश को बदनाम करके युद्ध में उतार कर बर्बाद कर दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के कई उदाहरण भी हैं। 1951 से लेकर 1954 के बीच में घटी दो घटनाएं, एक ईरान में और दूसरी ग्वातेमाला देश में। साल 1951 में ईरान के अंदर एक राष्ट्रवादी नेता मोहम्मद मोसादेक ईरान के लोगों द्वारा चुनकर वहां के प्रधानमंत्री बनते हैं। प्रधानमंत्री बनते ही मोसादेक ने अपने देश के लोगों को गुलामी से मुक्त करने का अभियान शुरू किया। उस समय ईरान के तेल के ऊपर ब्रिटेन का एक छत्र राज था और ईरान के तेल के व्यापार में से कमाए गए मुनाफे का केवल 8 से 16% तक ही ईरान को दिया जाता था। ईरान की संपदा को निर्मम तरीके से लूटा जा रहा था। तब मोसादेक ने दिलेरी दिखाते हुए अंग्रेजों से ईरान के तेल व्यापार और तेल उद्योग में 50% की हिस्सेदारी मांगी। लेकिन घमंड में चूर अंग्रेजों ने मोसादेक के इस प्रस्ताव को नकार दिया। अंग्रेजों के इस व्यवहार को देखकर मोसादेक ने तुरंत ईरान के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के लिए संसद को मना लिया और वोटिंग करवा के संसद में पास भी करवा लिया। यह सब होता देख अमेरिका और ब्रिटेन की छाती पर सांप लूट गया, क्योंकि अगर ईरान के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण हो जाता तो अमेरिका और ब्रिटेन कभी भी ईरान को लूट नहीं पाते। इसको देखते हुए अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और ब्रिटेन के तब के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने ईरान के अंदर तख्ता पलट करवाने के लिए एक संयुक्त अभियान की शुरुआत की। पहले एक प्रयास में तो वह सफल नहीं हुए, क्योंकि मोसादेक के पीछे ईरान खड़ा था। आम जनमानस मोसादेक को ही नेता मानता था। लेकिन फिर 1953 में अमेरिका ने करोड़ों डॉलर के साथ CIA एजेंट कर्मिट रूजवेल्ट को ईरान भेजा और ईरान में विद्रोह करवाया। विद्रोह में मोसादेक को सत्ता से हटाकर मोहम्मद रजा पहलवी की एक कठपुतली सरकार को ईरान की गद्दी पर बैठा दिया गया। इस कठपुतली सरकार के बनते ही अमेरिका ने भी इस लूट में अपनी हिस्सेदारी पेश की और तेल उद्योग का 40% का हिस्सेदार बन गया। 40% ही ब्रिटिश ऑयल कंपनी को हिस्सेदारी मिली। 14% हिस्सेदारी रॉयल डच शेल के पास गई और 6% फ्रेंच पेट्रोलियम कंपनी के पास। यानी कि ईरान की जनता के हाथ कुछ नहीं लगा और ईरान की जनता को भुखमरी और लाचारी का जीवन जीने के लिए छोड़ दिया गया। ऐसी ही एक और घटना साल 1951 में ग्वातेमाला में भी घटी। 1951 में अरबेंस ग्वातेमाला के राष्ट्रपति बने। ग्वातेमाला देश का यह वो समय था जब यूनाइटेड फ्रूट कंपनी ने ग्वातेमाला को अपनी जकड़ में ले रखा था। इस कंपनी ने ग्वातेमाला के लोगों की जमीन पर अपना कब्जा कर रखा था। अरबेंस लोगों को उनकी जमीन वापस करना चाहते थे और उन्होंने इस कंपनी के विरुद्ध काम करना भी शुरू कर दिया। यूनाइटेड फ्रूट कंपनी ने एक पब्लिक रिलेशन फर्म के माध्यम से अमेरिका में एक अभियान छेड़ दिया कि अरबेंस रूस की कठपुतली है और खुद एक कम्युनिस्ट आतंकवादी है। यह कंपनी ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि अगर अमेरिका की सेना को भविष्य में ग्वातेमाला के राष्ट्रपति अरबेंस को सत्ता से हटाना था तो अमेरिका के आम लोगों को अमेरिकी सरकार का यह कदम बिल्कुल उचित लगना चाहिए। और हुआ भी ऐसा ही। अमेरिका ने अरबेंस को मारने के लिए एजेंट भेजे, लेकिन अरबेंस बच गए। इसके बाद अमेरिका ने लड़ाकू विमान भेजे और फिर सेना ही भेज दी और अंत में अरबेंस को मार गिराया।
इसीलिए साथियों, जो मीडिया आपको दिन रात दिखा रहा है जरूरी नहीं कि वो सही ही हो। तो जरा अपना दिमाग खोलिए और खुद रिसर्च कीजिए। साथियों, इन विषयों को और गहराई से समझने के लिए आपका बैंकों का मायाजाल किताब पढ़ना बहुत आवश्यक है। बैंकों का मायाजाल किताब पढ़ने के लिए आप bankjal.com पर जा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।